नमस्कार, हेलो दोस्तों। मैं डॉक्टर अदिति सरवैकर, आपकी सेहत की साथी, और हमारे बीच हैं डॉक्टर ए के द्विवेदी जी, जो होम्योपैथी फिजिशियन है और ए प्लास्टिक अनीमिया इसके ऊपर काफी समय से अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर, ए प्लास्टिक अनीमिया दिवस को भी सेलिब्रेट करने वाले हैं, जो हमारे बीच में जागरूकता पैदा करने वाला है अनीमिया को लेकर। सर काफी ही अच्छे पूरे देश में और पूरे विदेश में भी इस बीमारी के लिए होम्योपैथिक पद्धति से उपचार कर रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप 27 से लेकर 3 मार्च में एक कार्यक्रम करने वाले हैं और एक रथ चलाने वाले हैं, तो आप क्या मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल अदिति जी, हम लोग 27 फरवरी 2022 संडे से 3 मार्च 2022 तक पूरे इंदौर शहर में एक रथ लेकर के जाएंगे। एक सुसज्जित तरीके से गाड़ी होगी जिसमें हमारे मेडिकल स्टूडेंट होंगे, जो चिकित्सक भी होंगे, और लोगों के बारे में बताएंगे कि एनीमिया क्या होता है या क्या क्या लक्षण आपके शरीर में दिखे तो आप उसको एनीमिया के रूप में समझिए। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो बताते हैं कि उनको अचानक से कमज़ोरी लगने लगी, सिर दर्द होने लगा, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं या दम भरने लगता है, और जब खून की जांच कराते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन 3 ग्राम या 4 ग्राम है। तो कहाँ 13-14 ग्राम जो नॉर्मल होता है वहाँ से 3 ग्राम हीमोग्लोबिन आ जाने तक लोगों को पता ही नहीं चलता है। लोग एनीमिया को ऐसा मजाक में समझते हैं, जबकि एनीमिया कई बीमारियों को जन्म देती है। तो खून अगर हमारे शरीर में नॉर्मल रहेगा, खून की कमी नहीं होगी, तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, अपना घर का परिवार का ध्यान रख सकेगा, कार्य कर सकेगा। अगर उसको खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, तो धीरे धीरे शरीर कमज़ोर हो जाएगा और अपना खुद का दैनिक कार्य भी नहीं कर सकेगा, और बार बार उसको ब्लड या प्लेटलेट लगाना पड़ता है। तो हमारे मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना हम शहर की महिलाओं को, शहर के लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। और जागरूकता अभियान में हमने ये भी रखा है कि एनीमिया के क्या क्या लक्षण होते हैं, उसका क्या इलाज है, और घरेलू खान पान, हमारे घर में जो उपलब्ध खाद्य पदार्थ हैं उससे कैसे हम खून को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो हम इस उद्देश्य से पूरे शहर में ये रथ को लेकर के जाएंगे। पिछले वर्ष भी हमने रथ चलाया था जिसको काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया था। इस वर्ष भी हमें माननीय कलेक्टर महोदय, कलेक्टर कार्यालय इंदौर से इसकी बाकायदे परमिशन मिल गई है, तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के कार्य में उन्होंने हमको परमिट किया, और लोगों के हित में, जनहित में इस कार्य को हम लेकर के लोगों तक पहुंच रहे हैं, और लोगों को निश्चित रूप से इससे बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच सर। ये इंदौर शहर के लोगों के लिए एक काफी अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो याद रखिए, 3 मार्च से लेकर 27 मार्च तक पूरे इंदौर शहर में एक रथ चलाया जाएगा, जो हमारे बीच अनीमिया को लेकर जागरूकता पैदा करेगा। खास करके महिलाओं को ये एक जानकारी देगा कि आपको कैसे अनीमिया से बचना है, और जैसे कि महिलाएं घर में खाना काफी अच्छा बनाती है, तो उस खान पान के तरीके से कैसे रक्त को बढ़ाना है। सर, थैंक यू सो मच। इंदौर की जनता इसके लिए काफी ज्यादा आभार रहेगी आपके लिए। सर, आप मुझे बता सकते हैं कि आप कितने वर्षों से इस बीमारी के लिए ऊपर कार्य कर रहे हैं? जी अदिति जी, मुझे जैसा कि याद है तो मैं 2000 लगभग 2000 और 2001 से, मतलब 20-22 वर्ष हो गए मैं इस बीमारी पर कार्य कर रहा हूं। जब मेरे पास शुरुआत में लोग आते थे तो उनकी संख्या काफ़ी कम होती थी, और आज लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। तो पूरे देश से अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट आते हैं, एम्स की रिपोर्ट लेकर के आते हैं, पीजीआई की रिपोर्ट लेकर के आते हैं, सीएमसी वेल्लूर की रिपोर्ट लेकर के आते हैं। कई मरीज बिहार से आते हैं, बंगाल से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, झारखंड से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, और मध्य प्रदेश से भी आते हैं। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि लोगों को, बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, और बुज़ुर्ग भी आते हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि ये बीमारी हो रही लोगों को अभी भी जांच का विषय बना हुआ है। अचानक ही युवा वर्ग को भी कमजोरी लगती है, वो जांच कराने जाते हैं और उनको डॉक्टरों द्वारा बता दिया जाता है कि आपको अप्लास्टिक एनीमिया हो गया। महिलाएं जिनकी प्रोलॉन्ग मेंसेस रहती है,
बहुत लंबे समय तक उनको ब्लीडिंग होती रहती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और वो ध्यान नहीं देती हैं, और जब कमजोरी आ जाती है, थकान आ जाता है या चक्कर आके गिर जाती हैं, तब जब डॉक्टरों के पास जाती हैं और डॉक्टर को दिखाती हैं और जब जांच कराती हैं तो उनको पता चलता है कि उनका खून कम हो गया, प्लेटलेट कम हो गया और उनका अप्लास्टिक एनीमिया हो गया। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या होती जा रही है, और लोगों को ये गंभीर समस्या का सामना न करना पड़े उसके लिए हम लगातार अवेयरनेस सेमिनार भी करा रहे हैं। ऐसे लोग जो ठीक हो गए हैं उनको रूबरू हम लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो लोग जब बताएंगे तो दूसरे मरीजों का मनोबल बढ़ेगा। मरीजों को डॉक्टरों द्वारा बता दिया जाता है कि आप कुछ ही समय तक जिंदा रहेंगे, या इसका कोई इलाज नहीं है, या इसका इलाज केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, या एटीजी ट्रीटमेंट है। वो बहुत महंगा होने से लोग बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो हम लोग होम्योपैथी के द्वारा इस बीमारी का बहुत सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। ये बात लोगों को पता चल रही है, धीरे धीरे लोगों को बहुत उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर, ये सवाल भी, इसके इस उत्तर के लिए भी, और इससे हमें काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है। सर एक सवाल और है मेरा आपसे कि क्या थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या एप्लास्टिक एनीमिया, इन सभी का उपचार होम्योपैथी पद्धति में पॉसिबल है? बिल्कुल अदिति जी, अप्लास्टिक एनीमिया पर तो हम काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपने जो सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया की बात किया, तो चूंकि सिकल सेल एनीमिया एक पैदाइशी बीमारी है, जबकि अप्लास्टिक एनीमिया पैदा होने के बाद ही ज़्यादातर लोगों में होती है। तो जो बीमारी पैदा होने के बाद होती है उसको तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया चूंकि पैदाइशी बीमारी होती है, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। जो आरबीसी राउंड होना चाहिए या डम्बेल शेप होना चाहिए, वो हाशिए का या हाफ मून का शेप ले लेती है, जिसको सिकल बोलते हैं। तो वो शेप को चेंज कर पाना दवाइयों के द्वारा संभव नहीं हो पाता है, लेकिन हम जो सिकल सेल एनीमिया को हेल्प कर रहे हैं उसमें उनको जो बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता था, या उनको बॉडी पेन होता था, या और दूसरी समस्याएं होती थी, बार बार बीमार हो जाते थे, उसमें काफ़ी राहत उनको प्रदान कर पा रहे हैं। अगर वो होम्योपैथिक दवाई लंबे समय तक लेते हैं तो उनको जल्दी जल्दी ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ता है। इसी तरीके से अगर मैं थैलासीमिया की बात करूँ तो थैलासीमिया में क्या होता है, उसका हीमोग्लोबिन, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उस समय उसके शरीर में फीटल हीमोग्लोबिन सर्कुलेट होता है, और पैदा होने के बाद 2, 4, 6 वीक या 1-2 महीने में वो फीटल हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो फीटल हीमोग्लोबिन ही सर्कुलेट होने रहा, वो चेंज नहीं हुआ, तो उसको थैलासीमिया हो जाता है। थैलासीमिया में मेजर और माइनर, ऐसा 2 तरह के थैलासीमिया के पेशेंट हमारे पास आते हैं। थैलासीमिया के मरीज जब जल्दी जल्दी ब्लड चढ़ाते हैं तो उनके शरीर में आयरन डिपोजिशन होने लगता है, स्किन काली हो जाती है, आयरन का स्टोरेज लीवर और स्प्लीन में भी हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं लेकर के मरीज आते हैं और उसमें हम राहत दिला पाते हैं। सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया का भी कोई भी मरीज हमारे द्वारा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। उनको जो राहत हम होम्योपैथी से दिला सकते हैं वो दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अप्लास्टिक एनीमिया के काफ़ी सारे पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, उनकी दवाई पूरी बंद हो चुकी है, हमारे कंटिन्यूस कांटेक्ट में है और पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। पूरी तरीके से ठीक हो जाना, वो भी एप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारी जी, के लिए, ये काफ़ी बड़ी और अच्छी बात है सर। और जैसे कि आपने बताया कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, इसमें आपने इतना सही आंसर दिया कि उसका इलाज अभी चल रहा है और उस पर आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है कि आपकी कोशिश ऐसे ही बनी रहे सर। मेरी पूरी इच्छा रहेगी और मेरे तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जल्द से जल्द इसका भी इलाज हमारे लिए लेकर आएंगे। और इंदौर की जनता से मेरा एक अनुरोध है कि इस रथ को 3 मार्च तक के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करें और काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए। थैंक यू सो मच सर। और सर जो रथ हम लोग चलाएंगे वो 27 फरवरी से 3 मार्च तक, और 4 मार्च को अप्लास्टिक एनीमिया डे है, उस पर हम लोगों ने सेमिनार का आयोजन कर रखा है। तो सर के द्वारा थैंक यू। थैंक यू।